अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी मुश्किल समस्या पर घंटों तक सोचते रहते हैं और फिर अचानक जैसे दिमाग में एक बत्ती जल जाती है और समाधान सामने आ जाता है। तो बस आज हम उन्हीं आहा क्षणों के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो इस आहा क्षण को ठीक से समझने के लिए चलिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में। हमारी कहानी का हीरो है एक चिंपैंजी, एक बहुत ही स्मार्ट चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान। सोचिए, साल है 1913। एक मनोवैज्ञानिक हैं, वोल्फगैंग कोहलर। वो सुल्तान को एक बड़े से पिंजरे में रखते हैं और उसके सामने एक चुनौती है। ऊपर कुछ केले लटक रहे हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कि सुल्तानों तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सुल्तान कोशिश करता है, वो उछलता है, कूदता है, जो कुछ उसके दिमाग में आता है सब आजमाता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। आखिरकार बेचारा थक हार कर बैठ जाता है। उसकी निराशा उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। और फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। सुल्तान की नजर पास में पड़े एक बक्से पर पड़ती है। एकदम से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो उस बक्से को केले के ठीक नीचे लाता है, उस पर चढ़ता है और अपना इनाम ले लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके दिमाग में आखिर हुआ क्या। देखिए, ये कोई रैंडम गेस या तुक्का नहीं था। कोलर ने ये अचानक आए बदलाव को देखा और वो समझ गए कि ये सीखने का कोई आम तरीका नहीं है, ये कुछ अलग है। तो चलिए इस दिमागी छलांग के पीछे की साइंस को थोड़ा खंगालते हैं। इसी को कहते हैं इनसाइट लर्निंग, यानी अंतर्दृष्टि से सीखना। ये बिल्कुल वही यूरेका वाला क्षण है जब किसी समस्या का समाधान बिना किसी चेतावनी के एकदम से हमारे दिमाग में आ जाता है, जैसे एक फ्लैश में। मनोवैज्ञानिकों ने इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेज में तोड़ा है। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। ये वो दौर था जब सुल्तान कोशिश कर रहा था और निराश हो रहा था। फिर आता है इंक्यूबेशन, जब सुल्तान ने हार मान ली थी और शांत बैठा था, लेकिन उसका दिमाग बैकग्राउंड में अभी भी समस्या पर काम कर रहा था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इनसाइट, ये था वो आहा क्षण जब उसे बक्से का आइडिया आया। और आखिरी स्टेज वेरिफिकेशन, जहां उसने अपने आइडिया को टेस्ट किया और उसको केले मिल गए। सुल्तान का ये एक आहा क्षण मनोविज्ञान की दुनिया में एक क्रांति जैसा था। इसने एक बिल्कुल नई तरह की सोच को जन्म दिया। अब ये आइडिया उस समय की सोच से बिल्कुल हटकर था। उस दौर में माना जाता था कि हम चीजें ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, यानी बार बार गलती करो और धीरे धीरे सही तरीका सीख जाओगे। लेकिन कोहलर का कहना था कि नहीं, इनसाइट एक मेंटल लीप है, एक ऐसी दिमागी छलांग है जो हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। और यही विचार आगे चलकर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का आधार बना। और इसकी नींव रखी थी 3 लोगों ने, मैक्स वर्थहाइमर, कर्ट कोफका और हाँ, खुद वॉल्फगैंग कोहलर ने। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहता क्या है? आसान शब्दों में ये कहता है कि हमारा दिमाग चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा एक पूरी संपूर्ण तस्वीर, एक पैटर्न देखता है। मिसाल के तौर पर जब हम कोई चेहरा देखते हैं तो हम उसे एक चेहरे की तरह देखते हैं, ना कि बस 2 आंखें, एक नाक और एक मुंह। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह भी खोजा कि हमारा दिमाग संवेदी जानकारी को, यानी जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, उसको सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने के लिए कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करता है। और ये सब स्वचालित रूप से होता है। जैसे कि निकटता का नियम। यहां स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग बिंदु नहीं दिख रहे हैं ना, बल्कि बिंदुओं के 3 अलग अलग समूह दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीजें एक दूसरे के पास होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें एक समूह मान लेता है। फिर है समानता का नियम। यहां भी दिमाग अपने आप गहरे रंग के वृत्तों की क्षैतिज रेखाएं और हल्के रंग के वृत्तों की रेखाएं देख रहा है, क्योंकि एक जैसी दिखने वाली चीजें एक समूह बन जाती हैं। आसान है। और ये तो बहुत दिलचस्प है, समापन का नियम। यहां आकृतियां पूरी नहीं है ना, बीच में खाली जगह है, लेकिन हमारा दिमाग इन खाली जगहों को खुद ब खुद भर देता है ताकि हमें एक पूरी जानी पहचानी आकृति दिखे। आगे है निरंतरता का नियम। इसका मतलब है कि हमारी आंखें हमेशा सबसे सहज रास्ते को फॉलो करती हैं। जैसे यहां हमें 2 आपस में एक दूसरे को काटती हुई सीधी रेखाएं दिख रही हैं, न कि 4 अलग अलग टुकड़े जो बीच में मिल रहे हों। तो सवाल ये है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मनोविज्ञान की किताबों के सिद्धांत नहीं हैं।
ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। जरा सोचें, फोन पर ऐप्स और बटनों को समूहों में क्यों रखा जाता है? या किसी नक्शे पर एक जैसे प्रतीकों का क्या मतलब होता है? या फिर कंपनी के लोगो कैसे इतने यादगार बन जाते हैं? इन सब के पीछे गेस्टाल्ट सिद्धांत ही काम कर रहे होते हैं। ये जानकारी को स्पष्ट और आसान बनाते हैं। तो मूल रूप से ये सिद्धांत हमारे दिमाग की शॉर्टकट हैं। दुनिया इतनी जटिल है, हर सेकंड इतनी जानकारी आ रही है, तो ये शॉर्टकट उस सारी जानकारी को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करके उसे समझने लायक बनाते हैं तुरंत। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न को कैसे देखता है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने लिए कैसे कर सकते हैं? हम अपने अगले आहा क्षण के लिए सही स्थितियां, सही माहौल कैसे बना सकते हैं? कभी सोचा है कि हम जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? हमारी आदतें, हमारे डर, हमारे कई सारे फैसले, ये सब आते कहाँ से हैं? आज हम दिमाग की उन्हीं छिपी हुई परतों को समझने की कोशिश करेंगे जो अनजाने में हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कॉफी पीने से पहले ही उसकी महक से ताजगी आ जाती है? या फिर किसी ऐड की धुन सारा दिन दिमाग में घूमती रहती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उसे निकालने की? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का चुपचाप अनजाने में सीखने का एक कमाल का तरीका है। तो इन सारी रोजमर्रा की पहेलियों के पीछे ना साइकोलॉजी के दो बहुत ही पावरफुल सिद्धांत छिपे हैं। यही वो प्रक्रियाएं हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को आकार देती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जुड़ाव से सीखने की, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग दो ऐसी चीजों को एक साथ जोड़ना सीख लेता है जिनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इस कमाल की खोज का श्रेय जाता है इवान पावलोव को, जिन्होंने कुत्तों पर एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात नोटिस की कि कुत्तों को खाना देखकर अपने आप ही लार आने लगती थी। ये कोई सिखाई हुई आदत नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन था। इसको समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या यूएस। ये कोई भी ऐसी चीज होती है जो बिना सिखाए ही ऑटोमैटिकली एक प्रतिक्रिया पैदा कर देती है। जैसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में वो भोजन था, और उस स्टिमुलस पर जो बिल्कुल नेचुरल ऑटोमैटिक रिएक्शन होता है ना, उसे कहते हैं अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूआर। जैसे खाने को देखकर लार आना, इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं, ये बस हो जाता है। अच्छा, अब कहानी में आता है एक नया मोड, जिसे कहते हैं कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस। ये एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज होती है, जैसे एक घंटी। शुरू में कुत्तों के लिए इस घंटी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब इस घंटी को बार बार खाने के साथ जोड़ा गया तो इस बेमतलब सी घंटी में एक नई शक्ति आ गई। और इसका नतीजा हुआ कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर। अब कुत्ते सिर्फ घंटे की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे, भले ही उनके सामने खाना हो या न हो। ये एक सीखी हुई एक नई प्रतिक्रिया थी जो दिमाग ने एसोसिएशन से बनाई थी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। शुरू में सिर्फ खाने से लार आती थी, घंटी से कुछ नहीं। फिर ट्रेनिंग के दौरान घंटी बजी और साथ में खाना दिया गया, बार बार। और आखिर में कंडीशनिंग पूरी होने के बाद अकेली घंटी की आवाज ही लार लाने के लिए काफी थी। ठीक है, पावलोव ने ये जानवरों पर तो दिखा दिया, लेकिन क्या ये तरीका इंसानों की पेचीदा भावनाओं पर, जैसे डर पर, भी काम करता है? 20वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत ही प्रसिद्ध और उतना ही विवादास्पद प्रयोग हुआ, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, और उसने कहा, हाँ, बिल्कुल काम करता है। कहानी कुछ ऐसी थी कि 9 महीने के एल्बर्ट को एक सफेद चूहे से कोई डर नहीं था, लेकिन जब वो 11 महीने का हुआ तो रिसर्चर्स ने हर बार चूहा दिखाते समय उसके ठीक पीछे लोहे की छड़ पर हथौड़े से जोरदार डरावनी आवाज की। जल्द ही बेचारा एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही डर से रोने लगा। और ये डर सिर्फ चूहे तक नहीं रहा, बल्कि खरगोश और सांता क्लॉज के मास्क जैसी दूसरी रोएंदार चीजों तक फैल गया। ये एक्सपेरिमेंट जितना प्रभावशाली था ना, उतना ही गलत भी। मतलब आज के नैतिक मानकों के हिसाब से ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सोचिए, एक बच्चे के अंदर जानबूझकर एक फोबिया, एक तरकीन डर पैदा किया गया। इसके लिए कोई सहमति नहीं ली गई, और सबसे बुरी बात यह है कि उस डर को कभी खत्म करने की कोशिश भी नहीं की गई। तो ये तो थी क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आते हैं सीखने की दूसरी बड़ी प्रक्रिया पर, यानी नतीजों से सीखना, जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग।
जहां क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी ऑटोमेटिक क्रियाओं पर फोकस करती है, वहीं ये हमारे जानबूझकर किए गए कामों और उनके नतीजों पर केंद्रित है। इस आइडिया के पीछे जो बड़ा नाम है वो है B.F. स्किनर का। उनका मानना था कि सीखना कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हम सिर्फ चुपचाप अपने आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि हम कुछ करते हैं और फिर अपने कामों के नतीजों से सीखते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो मेन टूल्स हैं। पहला है पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट, जो किसी भी आदत को, किसी भी व्यवहार को और पक्का करता है, जिससे उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा है दंड या पनिशमेंट, जो एक व्यवहार को कमजोर करता है, जिससे उसकी संभावना कम हो जाती है। दंड भी दो तरह का हो सकता है। एक जिसमें कोई बुरी चीज जोड़ी जाए, जैसे गर्म स्टोव को छूने पर हाथ का जलना, और दूसरा जिसमें कोई अच्छी चीज छीन ली जाए, जैसे शरारत करने पर टीवी देखने का मौका छीन लेना। दोनों का मकसद एक ही है, उस व्यवहार को भविष्य में कम करना। तो इन सब को मिला के ऑपरेंट कंडीशनिंग के 4 हिस्से बनते हैं। और यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है, उसका मतलब है कुछ जोड़ना। और नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है, उसका मतलब है कुछ हटाना। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होमवर्क के लिए तारीफ जैसी अच्छी चीज जोड़ी जाती है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिजली के झटके जैसी बुरी चीज हटा दी जाती है। देखिए, दोनों ही व्यवहार को बढ़ा रहे हैं। वहीं पॉजिटिव पनिशमेंट में डांट जैसी बुरी चीज जोड़ी जाती है, और नेगेटिव पनिशमेंट में खिलौने जैसी अच्छी चीज हटा ली जाती है। ये दोनों व्यवहार को घटाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में है? बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और हर पल हमें प्रभावित कर रहा है। आइए देखें कैसे। एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट्स को अच्छे म्यूजिक और खुश चेहरों से जोड़ा जाता है ताकि हमें उन्हें देखकर अच्छा महसूस हो। थेरेपी में बुरी आदतों को छुड़ाने या फोबिया का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जानवरों की ट्रेनिंग तो पूरी तरह रीइंफोर्समेंट पर ही आधारित है। और यहां तक कि हमारे फोन के ऐप्स और गेम्स, वो अनिश्चित रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें बार बार वापस आने के लिए मजबूर करते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसको एक साथ रखकर देखते हैं। इन दोनों शक्तिशाली प्रक्रियाओं की एक फाइनल तुलना करते हैं, यानी जुड़ाव से सीखना बनाम परिणाम से सीखना। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे ऑटोमेटिक सहज व्यवहार से जुड़ी है, जो पावलोव के कुत्तों की तरह उत्तेजनाओं के बीच जुड़ाव पर आधारित है। ये बस हो जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे जानबूझकर किए गए कामों से जुड़ी है, मतलब हम कुछ करते हैं और उसके नतीजे से सीखते हैं। जैसा स्किनर ने बताया, एक में जुड़ाव बनता है, दूसरे में परिणाम से सीखा जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सब जानने के बाद अगर कोई अपने दिन को देखे तो उसका कितना हिस्सा वाकई में उसकी अपनी पसंद का नतीजा है और कितना हिस्सा बस सीखी हुई कंडीशन प्रतिक्रियाओं का, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। एक सेल्फ ड्राइविंग कार या एआई जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, इसका कनेक्शन 100 साल से भी पहले एक बक्से में बंद भूखी बिल्ली से हो सकता है। ये सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना, पर यह सच है। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो असल सवाल यही उठता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब सीखता कैसे है? वो इतनी मुश्किल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लेता है जिसके लिए इंसानों को सालों की ट्रेनिंग लगती है? इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सब टिका है एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर, ट्रायल एंड एरर। जी हां, बस कोशिश करो और गलती करो। लेकिन ये इतना सीधा साधा आइडिया आज की सबसे पावरफुल मशीनों की ताकत कैसे बन गया? असली कहानी तो यही है। तो इसके लिए हमें चलना होगा 1890 के दशक में। कहानी शुरू होती है एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक और उनके एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट से। वो ये समझना चाहते थे कि कोई भी सीखता कैसे है, और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था वो थी एक बिल्ली। सेटअप बहुत ही सिंपल था। देखिए, एक भूखी बिल्ली को एक खास तरह के बॉक्स में बंद कर दिया गया, जिसे पजल बॉक्स कहते थे, और बॉक्स के ठीक बाहर उसकी पहुंच से जरा सा दूर रखा था खाना। अब बिल्ली को अगर बाहर निकलना है और वो इनाम पाना है तो उसे बस एक खास काम करना था, जैसे कोई रस्सी खींचनी थी या फिर एक लिवर दबाना था। तो शुरू में तो बिल्ली बेचारी घबराकर कुछ भी करने लगी, बॉक्स को खरोचना, काटना, बस किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश। फिर अचानक बिल्कुल गलती से उसका पंजा उस लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। अब जब इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया तो एक मजेदार चीज हुई।
बिल्ली ने धीरे धीरे फालतू की हरकतें कम कर दिया और हर अगली कोशिश में वो सही एक्शन पहले से भी ज्यादा तेजी से करने लगी। ये जो धीरे धीरे सुधार हो रहा था ना, यही सबसे जरूरी बात थी। थॉर्नडाइक ने इसे मापा और नाम दिया लर्निंग कर्व। जब उन्होंने इसका एक ग्राफ बनाया तो साफ साफ दिखा कि बिल्ली को बाहर निकलने में जो टाइम लग रहा था वो हर कोशिश के साथ लगातार कम होता जा रहा था। मतलब उसे कोई अचानक से अरे वाह वाला मोमेंट नहीं आया था, ये तो बस धीरे धीरे लगातार होने वाला इंप्रूवमेंट था। और इसी एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने एक इतना पावरफुल सिद्धांत निकाला जो आगे चलकर साइकोलॉजी की दुनिया का एक तरह से फाउंडेशन बन गया। उन्होंने इसे नाम दिया लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। अब ये नियम है क्या? बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर किसी काम को करने से अच्छा नतीजा मिलता है तो उस काम को दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? अगर कुछ करने से अच्छा लगता है तो हम उसे फिर से करते हैं। और ये नियम दोनों तरफ काम करता है। मतलब जब किसी एक्शन का नतीजा अच्छा होता है, जैसे बिल्ली को खाना मिल गया, तो वो काम और दिमाग के बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। और इसके ठीक उलट अगर नतीजा बुरा हो तो वो कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। असल में यही वो तरीका है जिससे नतीजे हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को शेकिल देते हैं। अच्छा, तो थॉर्नडाइक का ये जो आइडिया था ना, वो सिर्फ जानवरों की लैब तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर लगभग फौरन ही इंसानी साइकोलॉजी और खास तौर पर एजुकेशन की फील्ड में फैल गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1898 में थॉर्नडाइक ने नींव रखी और ठीक 40 साल बाद एक और बड़े साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने इसी आइडिया को और आगे बढ़ाया और अपनी फेमस थियरी दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस थियरी ने तो 20वीं सदी की साइकोलॉजी पर राज किया। तो ये एक सीधी विरासत है, एक विचार से दूसरा निकला। और आपको पता है, ये सिद्धांत आज भी हमारी क्लासरूम में जिंदा है। सोचिए, होमवर्क क्यों दिया जाता है? प्रैक्टिस के लिए। अच्छे नंबर या स्टार मिलने पर बच्चे खुश क्यों होते हैं? ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। या फिर किसी मुश्किल सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ाना, ये सब असल में उसी लॉ ऑफ इफेक्ट का ही इस्तेमाल है। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा 100 साल आगे। अब वही पुराना आइडिया एक बिल्कुल ही नए मैदान में एक क्रांति ला रहा था, और वो मैदान था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। आज का एआई रिसर्च ये बात साफ साफ मानता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये वो तकनीक है जो ज्यादातर एआई सिस्टम्स की जान है। वो सीधे सीधे थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से ही निकली है। मतलब बिल्ली का खाने के लिए रस्सी खींचना और एक एआई का कोई गेम जीतना, दोनों के पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक ही है। और आज इसका असर हर जगह है। जो गेमिंग एआई हैं, वो करोड़ों बार एक गेम को खेलकर सीखते हैं कि किस चाल से पॉइंट्स का इनाम मिलता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें वो सिमुलेशन में लाखों किलोमीटर चलाकर लेन में बने रहने जैसे सही काम को पक्का करती हैं। ये सब क्या है? ये डिजिटल दुनिया का ट्रायल एंड एरर ही तो है, जहां अच्छे नतीजों से बिहेवियर को बेहतर बनाया जाता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या सीखना, चाहे वो एक बिल्ली का हो, एक इंसान का हो या एक एआई का, बस इनाम और सजा का एक ऑटोमेटिक मशीनी प्रोसेस है? तो देखिए, ये थियरी परफेक्ट नहीं है, इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि ये सीखने को एक बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस बना देता है। ये उन आहा मोमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता जब हमें अचानक से कोई आइडिया आ जाता है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एक बिल्ली का बॉक्स से बाहर निकलना किसी इंसान के फिजिक्स या फिलॉसफी समझने के बराबर हो सकता है? सोचने वाली बात है। और यहीं हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। हमने देखा कि बिल्ली हो, एक स्टूडेंट हो या फिर एक सुपर एडवांस्ड एआई, ये सभी एक ही बेसिक नियम से सीखते हैं, नतीजों से सीखना। तो फिर इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर का एक बहुत बहुत एडवांस्ड वर्जन है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस सफर में इतना ही।